मैं अपनी बहन सिमरन की सगाई में शामिल होने के लिए अपने मायके आई हुई थी और कल ही मेरी बहन की सगाई का कार्यक्रम अच्छे से निपटा था। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मेरी बहन की लव मैरिज हो रही है। उसकी शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला है। इस महीने में ही हमें सारी तैयारियां करनी हैं। मेरी बहन मुझसे 2 साल छोटी है। हम सब उसकी शादी से बहुत खुश हैं। बस अगर दुख है तो सिर्फ इस बात का कि इस खुशी को बांटने के लिए आज हमारे पिता इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा। अपने माँ बाप की हम सिर्फ 2 ही संतानें हैं। ये बात मेरे पति अविनाश भी अच्छे से समझते हैं। इसीलिए उन्होंने मुझे मेरी बहन की शादी होने तक यहीं रुकने को कह दिया है और शादी के 1 हफ्ते पहले खुद आने का वह बोल कर गए हैं। घर में जब शादी होती है तो ना जाने कितने सारे काम होते हैं। इसीलिए मेरी माँ का हाथ बटाने के लिए मैं खुद भी हर वक्त उनका साथ देना चाहती थी। मेरे पति इंजीनियर हैं और उन्हें ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिल पाती हैं। बस इसी वजह से वो शादी के 1 हफ्ते पहले ही आएंगे। सगाई में आए सारे गिफ्ट्स को सही से स्टोर रूम में रखते रखते मुझे काफ़ी रात हो गई थी। माँ ने मुझसे कहा भी था कि वह मेरी मदद करवा देती हैं, लेकिन घर में इतना काम काज है जिसकी वजह से उनकी कमर में दर्द हो रहा था। इसीलिए उनसे मैंने कह दिया कि वह जाकर आराम करें। और मेरी बहन सिमरन, उसने कहा कि आज उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है और वह जल्दी सोना चाहती है, तो मैंने उसे भी सोने के लिए कह दिया। सारा काम निपटा कर स्टोर रूम में ताला लगाकर मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी मुझे अपनी बहन के कमरे से कुछ अजीब सी आहें भरने की आवाज़ें सुनाई दी। मैं सोचने लगी कि मेरी बहन तो आज जल्दी सो गई थी, फिर उसके कमरे से ये आवाज़ें कैसी आ रही हैं। उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, इसीलिए वहाँ से मैं झांक कर अंदर देखने लगी, लेकिन सामने तो मुझे कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मेरा वहम है, इसीलिए मैं वापस जाने लगी। लेकिन तभी मुझे अपनी बहन की आहें भरने की वो अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। ऐसा लगा जैसे वह किसी दर्द में भर रही हो। मैं तुरंत ही इस तरह की आवाज़ें सुनकर पीछे पलटकर खिड़की से दोबारा देखने लगी, लेकिन इस बार भी मुझे उसके कमरे में कोई भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। ये सब क्या चक्कर था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र सामने की दीवार पर दिख रही परछाइयों पर गई। वह किसी एक इंसान की परछाइयाँ नहीं थीं, वह 2 लोगों की परछाई थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि एक परछाई लड़की की है और दूसरी किसी आदमी की। ये देखकर पहले तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। आखिर ये सब चक्कर क्या है? मेरी बहन के साथ इस वक्त उसके कमरे में कौन आ गया है? इससे पहले कि मेरा दिमाग और कुछ सोचता समझता, तभी उस परछाई के जरिए मैंने जो कुछ भी होते हुए देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। उस दीवार पर जो परछाई बनी, उसमें मेरी बहन नीचे की तरफ झुकी हुई थी और वह आदमी उसके ऊपर पीछे से चढ़ रहा था और उसे झटके पर झटके दे रहा था और मेरी बहन की दर्द भरी आहें निकल रही थीं। परछाई देख के साफ पता चल रहा था कि उस आदमी ने मेरी बहन के बालों को कस के पकड़ रखा है और वह उस पर पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं तुरंत ही दौड़कर अपने कमरे में आ गई। कुछ देर तो मेरा दिमाग काम ही नहीं किया। फिर मुझे समझ आ गया कि इसका मतलब मेरी बहन का मंगेतर रोहन आज उससे मिलने वाला होगा। इसीलिए मेरी बहन ने हम लोगों से झूठा बहाना बना दिया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह जल्दी सोने जा रही है, क्योंकि उन दोनों को आज अपना क्वालिटी समय बिताना होगा। लेकिन मैं मन ही मन सोचने लगी कि सिमरन को ये सब शादी से पहले नहीं करना चाहिए। आखिर शादी में समय ही कितना बाकी रह गया है, सिर्फ 1 महीना ही तो है। क्या 1 महीने के लिए ये दोनों खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकते? ऐसी भी क्या हड़बड़ी है? मेरी बहन भी न जाने कितनी बड़ी नासमझ है।
शादी होने वाली है, लेकिन ज़रा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती है। शादी से पहले ये सब करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता है। न जाने किसके मन में क्या चल रहा हो। क्या पता अगर इस 1 महीने में कोई बात बिगड़ जाए तो सामने वाला इंसान उल्टा तुम पर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि तुम तो शादी से पहले ये सब करने को ही तैयार हो गई, तो फिर तुम कैसे चरित्र की होगी। लेकिन मेरी बहन ने तो शायद ये सब कुछ सोचा ही नहीं। एक तरफ मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थीं, जिसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होने लगी। फिर दूसरी तरफ मैंने खुद को समझाया कि मैं बेकार ही इतना परेशान हो रही हूँ। रोहन तो सिमरन का स्कूल टाइम का दोस्त है, और जब कोई आपका दोस्त होता है तो वह आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होता है। इसलिए मैं बेकार ही इतनी चिंता कर रही हूँ। आखिर दोनों के बीच में सब कुछ मर्जी से ही हो रहा है, और फिर जब उनकी लव मैरिज हो रही है तो क्या पता ये सब उनके बीच पहले भी होता आया हो। वो तो आज मैंने वह सब होते हुए देख लिया तो मुझे पता चल गया। मैं हर वक्त तो उनके साथ नहीं होती जो मुझे ये सब पता रहता हो। इसलिए मुझे इस तरह की कोई भी फालतू की बात नहीं सोचनी चाहिए। खुद को समझा बुझाकर मैं आराम से बिस्तर पर लेट गई। लेकिन मैंने ये तो सोच लिया था कि कल मैं सिमरन को इनडायरेक्टली ये बात समझा दूंगी कि कम से कम वह अभी 1 महीने के लिए रोहन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखे। फिर उसके बाद तो किसी भी तरह की कोई भी बंदिशें उन दोनों के बीच नहीं रहेंगी। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे रात वाली बात अच्छे से याद थी। इसीलिए मैंने सोचा कि मौका पाते ही मैं सिमरन से बात करूंगी, लेकिन मुझे उससे बात करने का मौका मिल ही नहीं पा रहा था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आगे जब कभी मौका मिलेगा तब आराम से बैठकर मैं उससे बात करूंगी। इन दिनों मैं जब से अपनी बहन के शादी में शामिल होने आई थी, मैंने एक अजीब सी चीज़ नोटिस की थी कि हो तो उसकी लव मैरिज रही थी, उसकी मर्जी की शादी थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे सिमरन कुछ परेशान सी नज़र आती थी, और अब वह पहले से ही बहुत कम बात करने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब लड़का उसकी पसंद का ही है और सब कुछ उसके मन का ही हो रहा है, फिर उसके चेहरे पर ये परेशानी हर वक्त क्यों छाई रहती है। लेकिन मैंने उससे अभी तक कुछ भी इसलिए नहीं पूछा। मुझे लगा कि शायद रोहन से ही जुड़ी हुई कोई बात हो और वह मुझे ना बताना चाहती हो, क्योंकि रोहन आखिर उसका होने वाला पति था, और अपने पति की अगर कोई भी बुरी आदत या बुरी बात हो तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वह अपनी बड़ी बहन को बताना ही चाहे। बस इसी वजह से मैं उससे कुछ भी पूछ नहीं रही थी। मैंने सोचा मेरी बहन खुद ही इतनी तो समझदार है कि वह अपनी ज़िंदगी की उलझनों को सुलझा सकती है। आखिर मैं भी उसका कब तक साथ दूंगी। शादी के बाद तो सब कुछ उसे खुद से ही हैंडल करना होगा, तो अभी से ही वह जिम्मेदार बने तो ज़्यादा बेहतर होगा। आज का पूरा दिन भी निकल गया। मैं जैसे ही सोने वाली थी कि तभी मेरे पति अविनाश का मेरे पास फ़ोन आ गया। मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मैं जब भी फ़ोन पर बात करती हूँ तो टहलना शुरू कर देती हूँ। बस इसी वजह से मैं छत पर निकल गई। उनसे बात करते करते मुझे काफ़ी देर हो गई, करीब आधी रात का वक्त हो चुका था। बात करने के बाद जब मैं नीचे उतरकर अपने कमरे में लेटने जा रही थी तो मुझे फिर से कल की तरह ही अपनी बहन के कमरे से उसी तरह की आहें भरने की आवाज़ें आने लगीं। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैं तुरंत ही एक बार फिर उसके कमरे के बाहर पहुंची तो मुझे आज फिर सामने उसके कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि कल की तरह ही सामने की दीवार पर 2 परछाइयाँ नजर आ रही थीं, और उन परछाइयों से साफ पता चल रहा था कि जो कुछ कल उनके बीच हो रहा था वही आज भी हो रहा है। ये सब देखकर मुझे थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये दोनों इतनी नासमझी क्यों कर रहे हैं। अगर माँ को पता चल गया कि ये दोनों शादी से पहले ही ये सब कर रहे हैं तो ना जाने वह क्या करेंगी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं एक अजीब सी उलझन में पड़ चुकी थी।
आखिर मैं सिमरन से कहती भी तो क्या कहती, उसे खुद से सोचना समझना चाहिए। और रोहन, वह तो मुझे सिमरन से ज़्यादा ही समझदार लगता है, लेकिन वह भी इस तरह की हरकत बार बार कर रहा है, आखिर क्यों? अगले दिन मैं इस बारे में सिमरन से बात करने के लिए उसके कमरे में गई तो मैंने देखा कि वह कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने उससे कहा कि क्या तुम कहीं जा रही हो? तो वह मुझसे कहने लगी, हाँ दीदी, दरअसल मुझे शादी की कुछ शॉपिंग करनी है, बस इसीलिए मुझे जाना है। मैंने उससे कहा कि अरे, तो तुम मुझे पहले बता देती, मैं भी तैयार हो जाती। तो सिमरन मुझसे कहने लगी, नहीं दीदी, मैं अकेले ही जाकर शॉपिंग कर लूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड मेरे साथ जाने वाली है। मैंने कहा, अच्छा फिर तो ठीक है, क्योंकि इतना सारा शॉपिंग का सामान अकेले लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अपना मन महसूस कर रह गई, ये सोचकर कि आज भी बात करने का जो मौका हाथ आया था वह भी हाथ से चला गया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अगली बार मैं इस बारे में सिमरन से बात कर लूँगी। थोड़ी देर के बाद वह शॉपिंग करने के लिए निकल गई। तभी मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया। वह मुझसे कहने लगी कि तुम इतने समय बाद वापस शहर में आई हो और अभी तक मुझसे मिलने तक नहीं आई। मैंने उससे कहा कि यार, बहन की शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी है, इस वजह से बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल पा रहा। तो वह मुझसे शिकायत करने लगी कि क्या मेरे पास उसके लिए 2 घंटे का समय भी नहीं है। उसने कहा कि वह आधे घंटे में मेरे घर के पास वाले शॉपिंग मॉल में आ रही है, इसीलिए मैं भी उससे मिलने के लिए तुरंत ही वहां आ जाऊं। ये सुनकर मैं भी खुश हो गई। मैंने सोचा फिलहाल तो अभी कोई काम भी नहीं है, तो इसी बहाने मैं भी अपनी फ्रेंड से मिल लेती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं यहाँ से वापस बैंगलोर गई तब तो अपनी सहेलियों से मिलना जुलना हो ही नहीं पाता है। इसीलिए मैं तुरंत ही तैयार होकर अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए चली गई। मैं जब शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंची तो मेरी फ्रेंड अभी तक आई नहीं थी, इसीलिए मैं बाहर ही खड़े होकर उसका वेट करने लगी कि तभी मेरी नज़र सामने खड़े हुए एक शख्स पर गई और उसे देखते ही जैसे मुझे जोर का झटका लगा। झटका इसलिए नहीं लगा क्योंकि सामने जो शख्स था वह मेरी बहन थी। झटका मुझे इसलिए लगा क्योंकि मेरी बहन मॉल के सामने बने हुए होटल के अंदर जा रही थी। उसे होटल के अंदर जाते हुए देखकर मैं बुरी तरह से चौंक गई कि आखिर इस होटल में ऐसा कौन रुका हुआ है जिससे वह मिलने के लिए आई हुई है। तभी अचानक मेरी फ्रेंड वहां पर आ गई। उसने जब मुझे परेशान देखा तो परेशानी की वजह पूछी, पर मैंने उसे एक झूठा बहाना बना दिया और फिर मैं उसके साथ मॉल में बने हुए रेस्टोरेंट में चली गई। जितनी देर मैं उसके साथ वहां पर रही उतनी देर अपनी बहन को लेकर मैं परेशान ही बनी रही। जैसे तैसे करके मैंने उसके साथ समय काटा और उसके जाते ही मैं तुरंत ही सामने वाले होटल के अंदर जाने के लिए मॉल से बाहर निकली। लेकिन इससे पहले कि मैं रोड क्रॉस करके उस तरफ जाती तभी मैंने सामने से अपनी बहन को एक आदमी के साथ बाहर आते हुए देखा। वह आदमी बाहर आकर एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चला गया। मैं उसका चेहरा भी नहीं देख पाई। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन शख्स था जिससे मेरी बहन मिलने के लिए आई थी। मुझसे रहा ना गया और इसीलिए मैं तुरंत ही उसके पास पहुंची। मैंने जैसे ही अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा और वह पलटी तो ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली ही गिर गई हो। वह मुझे देखकर बुरी तरह से चौंक गई। मैंने उससे तुरंत ही पूछा कि वह आदमी कौन था। मेरे सवाल से जैसे वह बिल्कुल जम चुकी थी। फिर उसने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा कि वो दरअसल मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था। मैंने उससे कहा कि अगर वह तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था तो तुम उसे यहाँ पर मिलने क्यों आई थी? और फिर तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? सिमरन मुझसे कहने लगी कि दरअसल मेरी फ्रेंड मुझे यहाँ पर उससे मिलवाने के लिए आई थी। वह दूसरे शहर में रहता है और 2 दिन के लिए आया था और इसी होटल में रुका हुआ था।
जब हम दोनों उससे मिलने आए तो अचानक मेरी फ्रेंड को एक ज़रूरी काम आ गया और वह तुरंत ही यहाँ से चली गई। उसके जाने के 2 मिनट के बाद हम दोनों भी निकल आए। मेरी फ्रेंड जस्ट अभी ही थोड़ी देर पहले ही निकली है। सिमरन की ये बात सुनकर मैंने अपना माथा पीटा और कहा, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ। वही मैं सोचूं कि तुम उसके फ्रेंड से यहाँ मिलने क्यों आई होगी। मैंने मन में सोचा कि कभी कभी ऐसी गलत फहमियाँ हो जाती हैं जिनके बारे में सोचा भी ना हो। मैंने सिमरन से कहा कि चलो अच्छा अब घर चलते हैं। तभी मैंने देखा कि उसके हाथ में तो कोई शॉपिंग बैग नहीं थे। मैंने कहा कि तुमने शॉपिंग नहीं की, तो कहने लगी कि वो दरअसल मैं शॉपिंग कर ही नहीं पाई। यहाँ से निकलने के बाद ही हम दोनों शॉपिंग के लिए जाने वाले थे, लेकिन मेरी फ्रेंड को तो ज़रूरी काम से जाना पड़ा, इसीलिए हमने कल शॉपिंग पर जाने का प्लान बनाया है। उसके बाद मैं और सिमरन वापस घर लौट आए। मैं नोटिस कर रही थी कि सिमरन अभी भी बहुत परेशान थी। मैंने उससे पूछा कि सिमरन, क्या कोई बात है जिसे लेकर तुम मन ही मन सोचती रहती हो? उसने मुझसे कहा, नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने उससे कहा कि अगर इस शादी से लेकर तुम्हें कोई दिक्कत है या कोई बात है तो तुम बेझिझक अपनी बड़ी बहन को बता सकती हो। सिमरन कहने लगी कि नहीं दीदी, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं तो इस शादी से बहुत खुश हूँ। मैं तो अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ, फिर मैं आखिर क्यों परेशान होगी। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं भी सोचने लगी कि बात तो ये सही कह रही है, सब कुछ तो इसकी मर्जी का है, फिर आखिर ये क्यों परेशान होगी। मैंने सोचा कि शायद मुझे ज़्यादा सोचने की बीमारी हो गई है, बस इसीलिए मैं फालतू में ही अपना दिमाग खराब कर रही हूँ। मुझे भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और रही बात सिमरन की टेंशन की, तो जिसकी शादी होती है उसे थोड़ी बहुत तो फिक्र हो ही रही होती है, भले ही मर्जी के इंसान से क्यों ना हो रही हो, क्योंकि शादी के बाद तो न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। मेरी शादी भी जब हो रही थी तो मैं खुद भी तो कितना परेशान थी, जबकि वैसे तो मैं खुश ही थी कि मुझे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। धीरे धीरे दिन यूं ही बीतने लगे और इधर मैं माँ के साथ मिलकर शादी से जुड़ी हुई सारी तैयारियों को करवाने लगी थी। सिमरन भी अपनी तैयारी कर रही थी। आज जब सिमरन शॉपिंग के लिए जाने वाली थी तो वह कहने लगी कि रोहन उसे लेने आ रहा है और आज वह दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, क्योंकि उन्हें अपने शादी के कुछ ड्रेसेस की मैचिंग मिलानी है। माँ ने कहा, ठीक है चली जाओ, लेकिन समय से वापस आ जाना। ये कहकर सिमरन चली गई। अगले 2 दिन तक की जो शॉपिंग थी वह सिमरन ने रोहन के साथ ही की थी, लेकिन मैंने देखा कि सिमरन अपनी शादी की जो भी शॉपिंग कर रही थी वह बहुत महंगी महंगी कर रही थी। मैंने उसे समझाया भी कि ये तो तुम्हें पता है बेटा कि हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें अपना हाथ थोड़ा बांध कर ही शॉपिंग करनी चाहिए। ये ज़रूरी तो नहीं कि तुम हर चीज़ ब्रांडेड ही पहनो। मेरी इस बात पर सिमरन मुझसे थोड़ा चिढ़कर कहने लगी कि दीदी, आपकी शादी जब हुई थी तब महंगाई कुछ और थी और इस समय महंगाई कुछ और ही है, तो अगर आप अपनी शादी की तुलना मेरी शादी से करेंगी तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मुझे उसकी ये बात बहुत बुरी लगी। माँ ने भी उसको कसकर डांटा कि तुम दीदी से कैसे बात कर रही हो और भला वह क्या गलत कह रही है। मैं खुद तुमसे पहले ही ये बात कहने वाली थी कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसे खर्च कर रही हो। इस बात पर सिमरन अचानक ही रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, तो मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। उसकी ये बात सुनकर मैं और माँ दोनों ही चौंक गए। हमने कहा, मजबूर हो? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें ज़्यादा पैसे खर्च करके महंगी शॉपिंग करनी पड़ रही है। इस बात पर सिमरन कहने लगी कि मेरा वो मतलब नहीं था, और फिर हमें बिना जवाब दिए ही वह अपने कमरे में वापस चली गई। सिमरन के ऐसे व्यवहार से माँ बहुत परेशान हो गई। वह कहने लगी कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा है
कि इस लड़की की जब से शादी तय हुई है ये अजीब तरह से व्यवहार कर रही है। ज़रा सा भी अगर कुछ कह दो तो बस छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देती है। पहले तो ये कभी भी ऐसा नहीं करती थी। माँ मुझसे कहने लगी कि तुम एक बार इससे बात करके देखो कि आखिर इसके इस तरह के व्यवहार के पीछे असली वजह क्या है। मैंने माँ को तसल्ली देते हुए कहा कि आप फिक्र मत करें, मैं सिमरन से बात करके सब कुछ ठीक कर दूंगी। अगले दिन मेरे पास रोहन का अचानक से फ़ोन आया। उसका फ़ोन देखकर मैं थोड़ा सा चौंक गई कि आखिर रोहन को मुझसे क्या काम आ पड़ा। मुझे लगने लगा कि कहीं सिमरन ने रोहन से कुछ कह तो नहीं दिया है और इसीलिए वह मुझे फ़ोन कर रहा है। थोड़ी देर के बाद ही मैंने रोहन का फ़ोन उठाया तो वह मुझसे कहने लगा कि दीदी, क्या आप मुझसे घर के बाहर आकर मिल सकती हैं। मैंने उससे कहा कि हाँ, क्यों नहीं। मैं तुरंत ही अपना हुलिया ठीक करके घर से बाहर निकली, लेकिन मैं मन ही मन बड़ा परेशान हो रही थी कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई कि रोहन ने मुझे घर के बाहर मिलने के लिए बुलाया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंची, उसने मेरे हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़ाया और मुझसे कहने लगा कि वह ये गिफ्ट सिमरन के लिए पेरिस से लेकर आया है। मैंने उसे कहा कि तो तुम उसे खुद से ये गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे हो। मेरी इस बात पर वह कहने लगा कि मैं एक हफ्ते के लिए पेरिस गया हुआ था, आज ही लौट कर आया हूँ, जिस वजह से मुझे बहुत थकान हो रही है। मैं सीधा एयरपोर्ट से इसीलिए यहीं चला आया ताकि सिमरन को ये गिफ्ट देता हुआ ही घर जाऊं, लेकिन वह तो अभी घर पर है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये आपको दे दूं ताकि आप उसे ये दे दें। रोहन की ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई, क्योंकि उसकी इस बात में मुझे दो झूठ नजर आए। एक तो ये कि सिमरन इस वक्त घर पर नहीं है और दूसरा ये कि रोहन एक हफ्ते से इंडिया में था ही नहीं, लेकिन सिमरन तो हमसे यही कहकर जा रही थी कि वह रोहन के साथ शॉपिंग पर जा रही है। मैंने रोहन से चौंकते हुए कहा कि तुमसे क्या सिमरन ने कहा है कि वह घर पर नहीं है। तो वह कहने लगा, हाँ दीदी, मैंने उसे फ़ोन किया था तो उसने ही मुझे बताया। फिर वह मुझसे कहने लगा, क्यों, क्या आपको ये बात नहीं पता। मैंने बात को टालते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे पता है, वो तो बस मैं तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। उसके बाद मैं उसे बाय बोलकर चुपचाप वह पैकेट लेकर घर के अंदर चली आई। अब तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सिमरन ये सब क्या कर रही है। वह एक तरफ रोहन से मिलने के नाम पर हम लोगों से झूठ बोलकर कहीं जा रही थी, और जब आज रोहन उससे मिलने आया तो उसने उससे भी झूठ कह दिया। फिर मुझे लगा कि क्या सच में सिमरन घर पर नहीं है, इसलिए मैं उसके कमरे के पास गई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो सिमरन अपने कमरे में ही बैठी हुई थी और लैपटॉप पर किसी से बहुत ही धीरे धीरे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। ये देखकर मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में आ गई। अब मुझे लगने लगा था कि ज़रूर कुछ ऐसा है जो मेरी बहन हम सभी से छुपा रही है और मुझे इस सब के बारे में पता करना ही पड़ेगा। पहले मैंने सोचा कि इस बारे में मैं अविनाश से बात करके देखती हूँ। फिर मुझे लगा कि क्या उनसे इस बारे में बात करना सही रहेगा, क्योंकि ना जाने फिर वह सिमरन के बारे में क्या सोचेंगे। फिर मैंने सोचा कि पहले मैं सब कुछ खुद से ही देखती हूँ। अगर खुद सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाऊंगी तब मैं इसमें अविनाश की मदद ले लूँगी। उसी दिन आधी रात के वक्त मेरे कमरे के बाहर कुछ हलचल सी हुई। मैं तुरंत ही उठकर बाहर गई तो मैंने देखा कि सिमरन दबे पांव अपने कमरे में जा रही थी। मैंने तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने कमरे में ले आई। मुझे ऐसा करते देख वह बुरी तरह से चौंक गई और कहने लगी कि दीदी, आप अभी तक जाग रही हैं। मैंने कहा कि जाग तो तुम भी रही हो, आखिर तुम्हारे जागने की वजह क्या है और तुम इस तरह चोरों की तरह अपने कमरे में क्यों जा रही थी। तो वह अपने आप में सिमटते हुए कहने लगी कि वो मैं तो पानी पीने के लिए उठी थी।
मैंने कहा, पानी पीने के लिए उठी थी या फिर माँ के कमरे से सोने का हार निकाल रही थी? ये बात सुनते ही सिमरन के तो जैसे होश ही उड़ गए। मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? सिमरन मुझसे कहने लगी, दीदी आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मैंने तुरंत ही उसकी कुर्ती के पॉकेट में हाथ डालकर वह हार निकाला और उसे दिखाते हुए कहा, क्या अब भी तुम यही कहोगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ या मुझे गलतफहमी हो रही है? मेरा इतना कहना ही था कि सिमरन फिर से फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, मैं आपको क्या बताऊं दीदी, लेकिन प्लीज़ आप माँ से कुछ भी मत कहिएगा। मैंने सिमरन से कहा कि आखिर तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत ही क्या है? तुम अगर किसी और को पसंद करती थी तो तुम ये बात हम लोगों को पहले भी तो बता सकती थी। जिस तरह से हम तुम्हारी शादी रोहन से करने के लिए तैयार हो गए, तो उसी तरह से अगर तुम उस दूसरे लड़के के लिए हमसे बात करती तो हम तुम्हारी शादी उससे भी करवा देते। तो कम से कम आज जो तुम ये सब उसके लिए कर रही हो वह सब करना तो नहीं पड़ता। और दूसरी बात मैं तुमसे यही कहूँगी कि तुम जिस लड़के की खातिर ये सारे गलत काम कर रही हो, मुझे तो नहीं लगता कि वह लड़का अच्छा होगा। मेरी बात मानो, रोहन से बेहतर कोई नहीं हो सकता। मैंने तुरंत ही उसको वह गिफ्ट पकड़ाया जो रोहन आज उसके लिए लेकर आया था। मैंने कहा, देखो रोहन तुमसे कितना प्यार करता है। वह आज जैसे ही पेरिस से वापस आया उसने सबसे पहले तुम्हारा गिफ्ट मुझे पकड़ाया और तुमने उसे झूठ कह दिया कि तुम घर पर ही नहीं हो। यहाँ तक कि तुम हम लोगों से भी झूठ कहती आई कि तुम रोहन के साथ शॉपिंग पर जा रही हो, जबकि तुम अपने इस प्रेमी से मिलने जाया करती थी और अब तक तुम हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही। मैंने सिमरन से चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम घर वालों को तो तुम पागल बना ही रही थी। उस बेचारे लड़के की भावनाओं के साथ भी तुम खेल रही थी। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मेरी इस बात पर सिमरन ने कहा, दीदी आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैंने कहा कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ या तुम मुझे गलत साबित करने पर तुली हुई हो? तुम हमारी पीठ के पीछे क्या क्या कर रही हो मुझे सब कुछ पता है। मैंने तुम्हें अपने उस प्रेमी के साथ तुम्हारे कमरे में कई बार वह सब करते हुए भी देखा है। मेरी ये बात सुनकर सिमरन बुरी तरह से चौंक पड़ी और एक बार फिर से सिसक सिसक कर रोने लगी। मैंने कहा कि आखिर कब तक तुम ये अपने झूठे आंसुओं को बहाने का नाटक करोगी? दिखा तो तुम ऐसे रही हो जैसे वह सब तुमने मजबूरी में किया है। सिमरन ने मेरे गले लगते हुए कहा, हाँ दीदी, वह सब मैंने जो कुछ भी किया वह अपनी मर्जी से नहीं किया और आज मैं ये जो कर रही थी वह भी अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। मैंने हैरत भरी नज़रों से कहा कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उसके बाद सिमरन ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। उसने कहा कि रोहन उसका स्कूल का फ्रेंड है और अभी तक वह उसे एक दोस्त की नज़र से ही देखती आ रही थी। वो तो जब रोहन ने उसके सामने अपने प्यार का इजहार किया और उसे भी यही लगा कि रोहन से बेहतर लाइफ पार्टनर उसे नहीं मिल सकता, इसीलिए उसने रोहन से शादी करने के लिए हाँ कर दी। वरना उससे पहले तक तो वह उसे सिर्फ एक अच्छे दोस्त की नज़र से ही देखा करती थी। इसीलिए उसकी जब फेसबुक पर एक लड़के से मुलाकात हुई तो वह उसे दोस्त से ज़्यादा मानने लगी थी। धीरे धीरे उनकी बातें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगीं। वह लड़का एक बहुत अच्छी जॉब करता था। जब कई महीने तक उस लड़के की और सिमरन की आपस में बातें होती रहीं तो उस लड़के ने कहा कि वह सिमरन से मिलना चाहता है ताकि इस रिश्ते को अब वह आगे बढ़ा सके और फिर वह उसके घर आकर सिमरन का हाथ मम्मी से मांग सके। ये बात सुनकर सिमरन ने कहा कि वह बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसे भी उस लड़के से मिलने के लिए हाँ कर दी। जिस दिन वह उस लड़के से मिलने वाली थी उस दिन वह बहुत ज़्यादा खुश थी,
शाम के वक्त उस लड़के ने उसे एक पार्क के बाहर मिलने के लिए बुलाया। सिमरन ने कहा कि जब मैं वहां पर पहुंची तो वह अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा हुआ था। उसे देखकर मैं मन ही मन खुशी से फूली नहीं समा रही थी। थोड़ी देर हम दोनों ने गाड़ी के बाहर ही खड़े खड़े बातें की। उसके बाद वह मुझसे कहने लगा कि गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ लेकर आया हूँ। उसके मुंह से सरप्राइज़ की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने खुशी के मारे तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर बैठा हुआ था। वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे अचानक से कुछ भी समझ नहीं आया। इससे पहले कि मैं पीछे पलटकर उस लड़के यानी कि अमित से कुछ पूछती, अमित ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मुझे गाड़ी के अंदर धकेल दिया और गाड़ी के अंदर बैठे हुए आदमी ने मेरे मुंह पर रूमाल रख दिया, जिससे मुझे बेहोशी सी महसूस होने लगी। ड्राइवर की सीट पर भी पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ था, जिसने तुरंत ही गाड़ी को दौड़ा दिया। कुछ देर के बाद वह लड़के मुझे किसी जगह पर ले गए और फिर उन्होंने मेरे साथ वह सब कुछ किया। उन तीनों ने मिलकर मेरी हालत बुरी तरह से खराब कर दी थी और मेरे साथ उन्होंने जो भी कुछ किया उसका उन्होंने एक वीडियो तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन उस वीडियो के नाम पर वह मुझे धमकाने लगे और फिर उनका जब भी मन करता तब वह मेरे साथ वह सब करते। अब तो उनकी हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वह जब चाहते हैं तब वह मुझे किसी होटल में बुला लेते हैं या फिर खुद ही मेरे कमरे में आ जाते हैं और मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करते हैं। उनका ये खेल यहीं तक नहीं रुका, अब तो वह मुझसे पैसों की डिमांड भी करने लगे हैं, जिसकी वजह से मुझे घर से पैसों को चुराना पड़ रहा है। आप कह रही थी ना कि मैं इतनी महंगी शॉपिंग क्यों कर रही हूँ। मैं शॉपिंग महंगी नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपको महंगे बिल दिखाकर आप लोगों से ज़्यादा पैसे निकाल रही थी ताकि उनकी डिमांड्स को पूरा कर सकूं। और इसी वजह से आज मुझे मजबूरी में माँ का ये हार भी चुराना पड़ रहा था। इतना कहकर सिमरन फूट फूट कर रोने लगी। वह कहने लगी कि मैं इस सब से कई महीनों से जूझ रही थी। इसी बीच मुझे जब रोहन ने शादी के लिए बोला तो मैंने उसे हाँ बोल दिया। मुझे लगा कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो शायद इस सब से मेरा पीछा छूट जाएगा, लेकिन ये लोग तो मुझे बख्शने को तैयार ही नहीं हैं। इसीलिए मेरी मनचाही शादी होने के बावजूद भी मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ और अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बुरी तरह से किसी जाल में फंस चुकी हूँ जिससे निकल पाना नामुमकिन ही है। मैंने सिमरन से कहा कि ऐसे तो तुम उनकी डिमांड्स कभी भी पूरी नहीं कर पाओगी, क्योंकि उनकी डिमांड्स कभी पूरी होंगी भी नहीं। वह एक के बाद एक तुमसे कोई ना कोई फरमाइश करते ही रहेंगे और तुमने अब तक घर में इस बारे में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। इस पर सिमरन कहने लगी कि किससे क्या कहती मैं, घर में है ही कौन, सिर्फ माँ ही तो हैं और वह इस सब में क्या कर लेती। मैंने कहा तो कम से कम तुम रोहन को तो बोल सकती थी। इस बात पर सिमरन कहने लगी कि मैं उसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर उसे गलती से भी भनक पड़ गई तो वह मुझसे शादी तोड़ देगा और मैं रोहन को खोना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वह तुम्हारे बचपन का दोस्त है और दोस्त कभी भी ऐसी चीज़ों के लिए अपने दूसरे दोस्त को जज नहीं करते। लेकिन सिमरन मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। तभी उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर बात करने के बाद सिमरन ने कहा कि वह लोग कल मुझे फिर से होटल में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर मैंने उन्हें 10 लाख रुपए लाकर दे दिए तो वह मेरी वीडियो मुझे वापस दे देंगे। मैंने सिमरन से कहा कि ठीक है, तुम उन्हें हाँ बोल दो। सिमरन ने कहा कि ये आप क्या कह रही हैं दीदी, आखिर हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैंने कहा कि अब जो भी हो, लेकिन इतने पैसे का इंतज़ाम हमें करना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और माँ को भी इससे गहरा सदमा पहुँचेगा और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। मैंने कहा कि कुछ पैसा मेरे पास अकाउंट में पड़ा हुआ है और कुछ हम तुम्हारे शादी के गहनों को बेचकर इकट्ठा कर लेंगे।
अगले दिन हम सारा पैसा लेकर उन लोगों के बताए हुए होटल के रूम में पहुंच गए। जब हम वहां पहुंचे तो सिमरन ने जिन 3 आदमियों की बात की थी वह सब वहीं पर मौजूद थे। पहले हमने उनसे कहा कि तुम्हारी मुंह मांगी हुई रकम तुम्हें मिल रही है, इसलिए अब वह सारी वीडियोस और क्लिप्स तुम हमें दे दो। इस बात पर वह बहुत ही बड़ी गंदी तरीके से हंसने लगे और कहने लगे कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को भला कौन अपने हाथ से जाने देता है। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुमसे पैसा लेकर तुम्हें छोड़ देंगे? हमने तो यही सोचा था कि हम सिमरन को आगे भी इसी तरह से अपनी मांगों के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, लेकिन उसने तुम्हें अपने साथ लाकर हमारे लिए एक और नया रास्ता खोल दिया। अब तो हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे जो हमने सिमरन के साथ किया है। ये कहते ही वह तीनों मुझ पर झपट पड़े। मैं और सिमरन उनसे बुरी तरह से जूझ रहे थे, लेकिन वह तीनों बहुत हट्टे कट्टे थे और हम दोनों उनके सामने कमजोर साबित होने लगे और वह मेरे साथ भी वही सब करने लगे जो उन्होंने मेरी बहन के साथ किया। उनमें से 2 आदमी हम दोनों बहनों को अपने मजे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगे और तीसरा आदमी हमारा वीडियो बनाने लगा कि तभी उस कमरे का दरवाजा टूटा और हम सब बुरी तरह से चौंक गए। सामने देखा तो रोहन कमरे के अंदर पुलिस को लेकर खड़ा हुआ था। पुलिस ने तुरंत ही सभी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे सारे वीडियोस लेकर वहीं के वहीं डिलीट कर दिए। पुलिस ने बताया कि ये लोग वांटेड हैं, इन पर 1 लाख रुपए का इनाम है। ये इसी तरह से फेसबुक से अपनी फेक आईडी बनाकर लड़कियों को फंसाते हैं। इनकी तलाश काफी समय से पुलिस कर रही थी और आज जाकर ये पकड़ में आए हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें वहां से लेकर चली गई। सिमरन ये देखकर बुरी तरह से चौंक गई कि वहां पर रोहन कैसे आ गया। वह मेरी तरफ हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। तभी रोहन ने सिमरन का हाथ पकड़कर उससे कहा कि तुमने अपने दोस्त पर इतना भी भरोसा नहीं किया कि उसे अपनी इतनी बड़ी परेशानी के बारे में बता सको। क्या तुम मुझे इस काबिल भी नहीं समझ सकती थी? अब तो मैं तुम्हारा न सिर्फ दोस्त हूँ बल्कि होने वाला जीवन साथी भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही इतनी बड़ी मुसीबत से लड़ती रही। अरे कम से कम एक बार मुझसे कहकर तो देखती, अपने दोस्त पर इतना तो भरोसा करती कि वह तुम्हें इस तरह की किसी भी चीज के लिए इतनी जल्दी जज नहीं करता। सिमरन, ये तो मैं भी समझता हूँ कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते की जो शुरुआत है वह मेरी तरफ से ही हुई है, और फिर ये सब जो कुछ भी हुआ वह हमारे रिश्ते के शुरुआत से पहले ही था। वह तो अच्छा हुआ कि मुझे दीदी ने कल ही सब कुछ बता दिया, वरना आज अगर मैं समय से नहीं आता तो ना जाने क्या हो जाता। तुम्हारे साथ साथ वह लोग दीदी को भी अपना मोहरा बना लेते। रोहन की ये बात सुनकर सिमरन बुरी तरह से रोने लगी और उसके गले लगकर उससे माफ़ी मांगने लगी। वह कहने लगी कि मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैंने तुम्हें ये सब बताया और तुमने नहीं समझा तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे और मैं तुम्हें भी हमेशा के लिए खो दूंगी। मैं वैसे ही अपनी जिंदगी की परेशानियों से बुरी तरह से जूझ रही थी। एक तुम ही तो थे जो मुझे सुकून पहुंचाते थे। तुम्हें भी अगर मैं खो देती तो फिर मेरा क्या होता? बस इसी डर से मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूँगी, चाहे कितनी भी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। सबसे पहले मैं उसे तुम्हारे साथ ही शेयर करूँगी। मैंने भी रोहन को थैंक यू कहा और फिर हम तीनों वहाँ से वापस अपने अपने घरों को निकल गए। हम तीनों ने एक दूसरे से ये वादा भी किया कि अब ये बात हम तीनों के अलावा किसी और को कभी पता नहीं चलेगी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी बहन को इतना अच्छा और समझदार जीवन साथी मिला। बहुत जल्द ही सिमरन की शादी रोहन के साथ हो गई और वह खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो गई। मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। सच में अगर एक दोस्त आपका जीवन साथी बन जाए तो उससे बेहतर लाइफ पार्टनर कोई भी नहीं हो सकता, और ये बात रोहन ने सच साबित करके दिखाई थी। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर फ्रेंडशिप करना हम सभी के लिए आम बात बन चुकी है, लेकिन असलियत में सोशल मीडिया पर हमें जो दिखता है ये ज़रूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। इसीलिए
वर्चुअल बनने वाले दोस्तों पर हमें आंख मूंद कर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया पर मिलने वाले सारे दोस्त धोखेबाज ही होते हैं, लेकिन हमें हर वक्त सतर्क रहना चाहिए। कई बार कम उम्र के बच्चे इन सब चीज़ों की समझ नहीं रखते हैं और फिर वह खुद को एक ऐसे जाल में फंसा बैठते हैं जिससे निकल पाना उनके बस की बात नहीं होती। इसीलिए मेरी सलाह यही है कि जो बड़े हैं वह उन्हें सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान दोनों ही अच्छे से बताएं और उन्हें ये भी समझाएं कि अगर कोई बाहरी और अनजान इंसान आपको कहीं पर मिलने के लिए बुलाता है तो आप हमेशा किसी बड़े के साथ ही उस इंसान से मिलने के लिए जाएं, क्योंकि अगर वह इंसान धोखेबाज नहीं है तो उसे आपके परिवार के सदस्य से मिलने में भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से हम अपनों को एक सुरक्षित माहौल दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर सकते हैं। साथ ही मेरे इस वीडियो पर जो सुपर थैंक्स का आइकन आपको हार्ट शेप में दिख रहा है उसको प्रेस करके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और मुझे सुपर थैंक्स खरीद कर दे सकते हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।